नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक बेहद बेहद आकर्षक और रहस्यमय विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आज तक ना कोई इंसान पहुंच सका है, ना कोई जानवर और ना ही कोई परिंदा। एक ऐसा दायरा जो हकीकत और धुन में पूरी तरह लिपटा हुआ है। आज का हमारा ये विषय कोई आम विषय नहीं है, बल्कि ये उन अनसुलझे राजों का दरवाज़ा है जो सदियों से इंसानी समझ को चुनौती देते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। क्या कोहे काफ महज एक प्राचीन परिकथा है, या फिर क्या ये कुछ बहुत ही गहरा है जो हमारी हकीकत के बेहद करीब है? सदियों से मानवता ने इसके बारे में किस्से कहानियां सुनी हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य ही बना हुआ है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कोहे काफ एक अनदेखी दुनिया है, एक ऐसी जगह जो हमेशा एक घने धुंध और अंधेरे में लिपटी रहती है। पारंपरिक रूप से इसे हमारी ज्ञात दुनिया की बिल्कुल अंतिम सीमा माना जाता है। और पता है, पुराने स्रोतों के अनुसार ये एक ऐसा दायरा है जहां हवा भी सिर्फ सरगोशियां यानी फुसफुसाहट में चलती है। आज तक किसी ने भी इस सीमा को पार नहीं किया है। भाग 1, कोहे काफ का रहस्य। असल में कोह-ए-काफ एक ऐसी जगह का प्रतिनिधित्व करता है जहां हकीकत धुंध में बदल जाती है और किंवदंतियां सच का रूप ले लेती हैं। सदियों से हमने इस स्थान की अलग अलग कहानियां सुनी हैं, फिर भी ये हमेशा हमारी पहुंच से बाहर ही रहा है। ये तथ्य और कल्पना के बीच की एक अटूट बाउंड्री की तरह काम करता है। भाग 2, जिन्नात और परियों की दुनिया। आइए देखते हैं कि वहां रहता कौन है। और ये लिस्ट बिल्कुल हैरान करने वाली है। प्राचीन अरबी स्रोतों और कहानियों को माने तो ये जगह जिन्नात, परियों, भटकती रूहों और कुछ ऐसी विशालकाय अनदेखी मखलूकात का घर है जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि याजूज और माजूज भी यहीं कैद हैं। इन धार्मिक और पौराणिक किताबों के मुताबिक जिन्नात के गिरोहों ने वहाँ अपनी एक पूरी की पूरी सल्तनत कायम कर रखी है। भाग 3, इस्लामी इतिहास में जिक्र। ये हिस्सा थोड़ा और गहरा है, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं। कुछ इस्लामी विद्वान तो कुरान की सूरा काफ का संबंध सीधे इसी पहाड़ से जोड़ते हैं। और सिर्फ यही नहीं, 13वीं सदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, इमाम कज़वीनी। उन्होंने अपनी किताब अजायबुल मखलूकात में इस पहाड़ के अस्तित्व और इसके महत्व पर बहुत ही विस्तृत और गंभीर लेख लिखे हैं। उनके हिसाब से ये दुनिया के भूगोल का एक बेहद अहम हिस्सा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या आती है। मशहूर सूफी संत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की परंपराओं में इसका एक जबरदस्त जिक्र मिलता है। उनके अनुसार जब महान शासक जुल्करनैन आबे हयात यानी जीवन के पानी की तलाश में पूर्व की ओर निकले तो वो यही कोहे काफ तक पहुंचे थे, और वहां उन्होंने फरिश्ते इसराफील को देखा जो कयामत के दिन का सूर फूंकने के इंतजार में बैठे थे। मतलब ये विवरण इस स्थान को सीधे सीधे कयामत या अंत के समय से जोड़ता है। और इसकी दूरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, तारीख अल तबरी में एक बेहद ख़ास संदर्भ है। जब हज़रत अली ने पैगंबर मोहम्मद से इस पहाड़ की स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे एक ऐसी जगह बताया जहां सूरज और चांद मौजूद ही नहीं है। वहां पहुंचने के लिए पूर्ण अंधकार में पूरे 4 महीने की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। ये बात इस पहाड़ की अत्यधिक दूरी और इसके घने अंधकार को स्थापित करती है। भाग 4, हरे पत्थरों का पहाड़। अब इसका थोड़ा भौतिक रूप देखते हैं। ऐतिहासिक किताबों के मुताबिक ये पूरा का पूरा पहाड़ शुद्ध और बेहद कीमती हरे पत्थरों से बना हुआ है, और माना जाता है कि इन पत्थरों की चमक जब ऊपर की ओर प्रतिबिंबित होती है तभी आसमान को उसका वो खास रंग मिलता है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी कहा गया है, जिसे अल्लाह ने एक बड़े हुक या लंगर के रूप में बनाया है ताकि धरती के बाकी सभी पहाड़ अपनी जगह पर टिके रहें। 70, जी हां 70, ये संख्या इस अनदेखी दुनिया की विशालता को दर्शाती है। इमाम कज़वीनी के अनुसार कोह-ए-काफ का क्षेत्र इतना विशाल है कि इसे कई इलाकों में बांटा गया है। मुख्य रूप से इसकी 70 सल्तनतें पूरी तरह से चांदी की बनी हैं और बाकी 70 सल्तनतें शुद्ध सोने की हैं। क्या इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है? भाग 5, आधुनिक सिद्धांत और रहस्यमयी स्थान। चलिए अब इन प्राचीन कथाओं को आज के दौर से जोड़कर देखते हैं। विद्वान इब्न अरबी ने एक बहुत ही अचरज भरी भविष्यवाणी की थी।
उनका कहना था कि आखिरी समय में इंसानियत का संपर्क जिन्नात और अन्य आध्यात्मिक या कहें तो खलाई मखलूकात के साथ होगा। आज के कुछ आधुनिक विचारक इस बात को सीधे तौर पर हाल ही में तेजी से बड़ी यूएफओ की घटनाओं और अमेरिकी वायुसेना द्वारा साझा की गई रिपोर्ट से जोड़कर देखते हैं। क्या पता कोई कनेक्शन हो? अगर प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक व्याख्याओं को आमने सामने रख के तुलना की जाए तो एक गजब का संबंध दिखता है। एक तरफ पुरानी कहानियों में जिन्नात, रूहानी दुनिया और जादुई मखलूकात का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ आज के सिद्धांतकार उन्हीं अनदेखी मखलूकात को एलियंस, यूएफओज या डिमेंशनल पोर्टल के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सदियों पुरानी कहानियों को अब एक नए वैज्ञानिक और परग्रही नजरिए से देखा जा रहा है। तो आखिरकार ये जगह हो कहाँ सकती है? भौगोलिक सिद्धांतों के अनुसार 3 मुख्य संभावनाएं सामने आती हैं। पहली, ये अंतरिक्ष में कहीं छिपी हो सकती है। दूसरी, ये हमारी ही धरती पर हो लेकिन इंसानी नज़रों से इसे अदृश्य कर दिया गया हो। और तीसरी, सबसे दिलचस्प थ्योरी अंटार्कटिका से जुड़ी है, एक ऐसा महाद्वीप जहां साल का आधा हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में रहता है। और ये बात प्राचीन ग्रंथों में बताए गए घने अंधकार के विवरण से बिल्कुल मेल खाती है। और यहाँ आती है एक और हैरान करने वाली कड़ी। 20वीं सदी के एक अमेरिकी नेवी अफसर एडमिरल बर्ड के दावे किसी को भी हैरानी में डाल सकते हैं। उनकी डायरी के मुताबिक अंटार्कटिका के ऊपर उड़ान भरते हुए उन्होंने एक ऐसा इलाका देखा था जहां अनदेखी जमीनें और अज्ञात जानवर मौजूद थे। यहां तक कि उन्होंने वहां नई प्रजातियों से संपर्क करने की बात भी कही थी। ये सीधे तौर पर प्राचीन गुप्त दुनिया की कथाओं और आधुनिक रहस्य के बीच एक पुल बना देता है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एडमिरल बर्ड द्वारा वर्णित वो रहस्यमय पोर्टल ही प्राचीन कोहे काफ हो सकता है? क्या सदियों से हम जिस दुनिया को महज एक मिथक मानते आ रहे थे वो कहीं हमारे ही सामने किसी दूसरे रूप में तो मौजूद नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस अनदेखी दुनिया के रहस्यों को आज़ादी से खोजने और समझने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।